जीतती, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो अपने सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में होती, ज़्यादा सीट लेने के लिए। अब हरियाणा में कांग्रेस हार गई है, तो आपको लगता है कि वो जो एज था कांग्रेस का वो अब नहीं रहेगा सीटों के बंटवारे को लेकर? आप कितनी सीटें देख रहे हैं कांग्रेस को इस गठबंधन में? देखिए लक्ष्मण जी, ईमानदारी की बात यह है कि जो जो भी दोनों गठबंधन है, दोनों गठबंधन में हरियाणा के चुनाव में एक होता है ना, कहने के लिए और अंदर कुछ और। जितने भी इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर थे, जैसे ही कांग्रेस हारी, उनके जो रिएक्शन आए हैं, कुल मिलाकर के वो अंदर अंदर बहुत खुश हुए हैं। और जिनकी बात आप कर रहे थे, प्रवक्ता शिवसेना के, उन्होंने ये कहा, बल्कि सामना में जो चीज आई ध्यान रखिएगा, कि संजय राउत ने कहा कि अगर हम लोगों को भी सीटें दिए होते, यानी समाजवादी पार्टी को देते, एक आध दो सीटें शिवसेना को भी देते, 2-4 सीटें टीएमसी को भी देते, तो ये देखिए मुगालता कि अगर टीएमसी शिवसेना इनको मिला होता और समाजवादी पार्टी को, तो हरियाणा में कांग्रेस बेहतर कर जाती। अब आप सोच लीजिए, हास्यास्पद स्थिति है। देखिए हरियाणा की जनता ने भले बीजेपी को जिता दिया है, लेकिन एक चीज और उसका मैसेज है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब क्षेत्रीय जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, वहां भी एक क्लियर कट है कि बीजेपी का अगर कोई विकल्प भविष्य में हो सकता है तो वो कांग्रेस हो सकती है। बराबर बराबर वोट शेयर आए हैं। आप देखिए करीब करीब थोड़ा सा और फर्क है। जो हमारे सज्जन अभी जो कार्तिकेय जी जो कह रहे थे, उसका एक, जैसे कह रहे थे ना, हम लोग वोट परसेंटेज पर ज्यादा वो करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि माइनॉरिटी जहां भी किसी भी समाज में वोट करती है तो वो एक मुश्त वोट करती है। मतलब कुछ कैंडिडेट जिनकी तरफ माइनॉरिटी होती, मान के चलिए कि उनके कुछ कैंडिडेट ज्यादा वोटों से जीतेंगे, तो वो क्या होता है कि अगर अगर वोट किसी का भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वो जैसे रामविलास जी थे ना, 2.5 लाख वोट से जीत गए। आप ये देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, आप तो खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन वोट परसेंटेज से आप सीट में, आप ही लोग तो उसको सीट बताते हैं कि ये वोट परसेंट में इतनी सीटें मिलेंगी। खैर मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। ईमानदारी की बात यह है, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी में भी जो महायुति है उसमें भी एक बात होती है, अंदर खाने जहां जो पार्टी लड़ रही होती है, शिवसेना का अगर कैंडिडेट कहीं है तो वो ठीक है, वो अपनी जीतने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन जहां शिवसेना का कैंडिडेट नहीं होता, जहां बीजेपी का है, वो उतने मन से वहां नहीं करता कि अगर हार गए तो भी कोई बात नहीं है। देखिए ये पहले भी चलता था, हालांकि ये गठबंधन की, चला। रामकृपाल जी, गठबंधन की राजनीति की ये सच्चाई है कि गठबंधन तो हो जाता है टॉप के लेवल पे, लेकिन वो मनबंधन जो है वो उस ढंग से हो नहीं पाता है ग्राउंड पे। ये स्वाभाविक होता है, फिर भी लोग लड़ते हैं और गठबंधन पे यहाँ पे आता है। मैं आपके पास आऊंगा रामकृपाल जी। मयूर पारेख, एक सवाल आपके पास आऊंगा कि लोग कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता विदर्भ से होकर के जाती है। विदर्भ में इस बार क्या हाल है? 2 बार से तो भाजपा बेहतर कर पाई, लेकिन इस बार जो अंदर खाने से जो संकेत मिल रहे हैं कि शायद वहां पे कांग्रेस ज्यादा बेहतर करने की स्थिति में दिख रही है। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर हम पूरा का पृथक्करण करें तो एक बात पक्का है कि विदर्भ के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी। यहां तक कि एनसीपी पार्टी, शरद पवार, इन्होंने भी वहां से एक सीट ली थी, अपना उम्मीदवार लड़वाया था। वो भी चाहते हैं कि वहां उनका खाता खुले। सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र का जो उलाहना उनके ऊपर है, उसको टालने के लिए वो कहीं ना कहीं विदर्भ में भी अपने कुछ कैंडिडेट जो है वो जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो प्रफुल्ल पटेल जो है वो भी वहां पे पूरी तरह से जोर लगाए हुए। देवेंद्र फडणवीस जो है, अभी कुछ समय पहले वहां पर जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को, जो वहां पर एमएलसी के चुनाव हुए, वहां पर दूसरे शिक्षक मतदार संघ के चुनाव हुए, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल ये वो जगह है जहां पे बीजेपी का गढ़ है और अब बीजेपी की सत्ता वहां पे डोली है। देखने वाली बात होगी
अभी भी विदर्भ का मूड जो है वो पूरी तरह से सेट हो गया, ऐसा नहीं लगता। मुद्दे बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं और इसीलिए दिलचस्प होगा ये देखना कि विदर्भ के लोग क्या देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी इनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले भी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी जो अपनी चाल चली है वो वही है कि भैया नाना पटोले जो है वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है और यदि आप देवेंद्र फडणवीस के अलावा दूसरा विकल्प देख रहे हैं, आपके पास नाना पटोले, तो विदर्भ जो है वहां पे मैटर ऑफ चॉइस जो है वो निश्चित तौर पर बनेगा। बिल्कुल, ये एक विदर्भ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है इस चुनाव में और उसके संकेत मयूर ने दे दिए। कार्तिकेय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल मेरा सवाल ये है कि जो मराठे हैं तो मराठा को एक तरफ कर दिया जाए तो गैर मराठा, खासतौर से ओबीसी, उसको लुभाने की कोशिश में महायुति काफ़ी दिनों से लगी हुई है। पिछले कई दिनों के आप फैसले को देख लें, सरकार के कदमों को देख लें, तो ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि मराठा एक तरफ हो जाए, गैर मराठा एक तरफ हो जाए। कुल वोट परसेंटेज देखें तो करीब राज्य की जनसंख्या का 52% ये लेके चलते हैं। 350 से ज़्यादा छोटी मोटी वहाँ पर जातियाँ हैं। तो ओबीसी को अपने तरफ आकर्षित करने की रणनीति भाजपा की या फिर कहें महायुति की 2 से 3% तक वोट शेयर अपनी तरफ ट्रांसफर कर पाने में कितनी कामयाब होगी? कार्तिकेय। देखिए लक्ष्मण जी, ये जैसा कि अभी कहा गया था कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये होती है, जो डोमिनेंट लैंड ओनिंग कम्युनिटी है किसी भी राज्य में, उसके सामने बाकी जो खड़े हैं उन सबको मोबिलाइज करके कहीं ना कहीं एक कोएलिशन बनाया जाए। और ये आप हरियाणा में भी देखते हैं, ये आप यूपी में भी देखते हैं और कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र में भी हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में फिर जब इन्होंने एनसीपी को तोड़ा, इन्होंने जब शिवसेना को तोड़ा, तो वो जो इनका अलायंस था वो कहीं ना कहीं एक अननेचुरल अलायंस है कास्ट वाइज अगर देखा जाए, कि आप ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हुए आए और आपने फिर मराठों को अपने साथ जोड़ लिया। तो जो आपने एक बाइनरी बनाई थी कहीं ना कहीं उसमें एक गैप आया और उस अननेचुरल अलायंस के और भी एलिमेंट्स जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान हुआ 2024 के लोकसभा में, और उसमें एक नैरेटिव भी था जो इंडिया अलायंस ने दिया था जो काम कर गया। तो ऐसे में अब जो आप कह रहे हैं कि ये जो लोक लुभावन फैसले किए जा रहे हैं, इसमें कई चीजें हैं। इसमें अपर कास्ट के नाम पे बोर्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, इसमें प्रो पुअर फैसले लिए जा रहे हैं, महिलाओं के फैसले लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए सारी सोशल आइडेंटिटीज को इकट्ठे अटैक किया जा रहा है, उसमें कास्ट भी है। और तो क्योंकि कास्ट को आप डायरेक्टली नहीं, आप कास्ट को कर रहे हैं डायरेक्टली अटैक, लेकिन आप क्लास को भी कर रहे हैं। अब क्लास और कास्ट में भी कोरिलेशन है, जो ज्यादा ओबीसी होगा वो ज्यादा गरीब भी होगा तो उसका फायदा उसको होगा। फिर आप जेंडर पर भी इसको कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पिछले, और अब ये कल जो मुंबई का जो फैसला आया है, इससे आप अर्बन वोटर और रूरल में भी कर रहे हैं कि मतलब आप रूरल को भी दे रहे हैं, अब अर्बन को भी दे रहे हैं। तो ये जो पिछले 1-2 महीने में जो हम देख रहे हैं, एक तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और उसका कारण, जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा, कि अंत में जो स्विंग होगा वो बहुत नैरो मार्जिन का होगा। तो उस स्विंग को मैनेज करने के लिए आप जितना भी अपना, जो जिसे कहते हैं ना, कास्ट योर नेट वाइड, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो जितना बड़ा जाल बिछाएंगे उतना बेहतर है, कुछ तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम देखें तो वो उससे चांसेस बेहतर होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एमवीए के पास अपोज करने के लिए इतना असला है, पॉलिटिकल असला जिसे हम कहते हैं, कि वो इस नैरेटिव के सामने कुछ ऐसा रख पाए। एक हम सिंपैथी की बात करते हैं, सिंपैथी में उद्धव ठाकरे जी के साथ है, वो लोकसभा में भी आई, क्या वो इस बार फिर रहेगी? क्योंकि ये सीएम का चुनाव है, अगर उनका चेहरा सामने होता है घोषित या अघोषित। तो ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब अभी तो मुझे नहीं लगता किसी के पास, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है। अभी चुनाव को 1 महीना है, अभी चुनाव का माहौल बनेगा। आप किसी ने कहा कि सीटों का बंटवारा आराम से हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं वो हो जाएगा, हालांकि मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसेंगे। लेकिन टिकट बंटवारे की क्वालिटी का जो है, जिस तरह की टिकटें बटेंगी, कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस को 2 चीजें ले डूबी। आपने इंडिपेंडेंस का जिक्र किया, कहीं ना कहीं टिकटें भी ऐसी बांटी गई जो पता था जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। तो वहां पर जो इंडिपेंडेंट था वो इस वजह से खड़ा हुआ क्योंकि उसको पता था कि वो बेहतर कैंडिडेट है। तो ये सब मिलाकर हरियाणा में जो बड़ा फैक्टर होगा, लिए हैं, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। ये अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं सतीश के सिंह साहब के पास लेके जा रहा हूं कि ये जो गठबंधन बना, गठबंधन में
अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके वहां के कद्दावर नेता निकल करके सामने आए। उनके जो अपनी पार्टियां थी उन्होंने उनके ऊपर गद्दार तक का आरोप लगाया। ये गद्दार का धब्बा धोने